Good morning, students. Once again, we were discussing this poem, Keeping Quiet, and we have come to the stanza starting with What I want should not be confused. The stanza reads like that. What I want should not be confused with total inactivity. The poet wants to say here that whatever he has advocated for keeping quiet and still. He wants us he wants us not to confuse not to confuse keeping quiet and still with total inactivity. हमें जो वो एडवोकेट कर रहा है उसको ये नहीं मानना है कि वो टोटल इनएक्टिव होने के लिए हमें बोल रहा है. ही इज एडवोकेटिंग अस टू बिकम टोटल इनएक्टिव, नॉट टू डू एनी वर्क. Life is what it is about. He says that life is about to be lived. तो जीवन तो जीने के बारे में है. It is about remaining active and doing work. I want no truck with death. वो चाहता है, मैं नहीं चाहता that you compromise with death. You compromise with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. He says that if we were not so single-minded, यदि अब हम focus नहीं हुए, यदि अब हम completely focus नहीं हुए about keeping our lives moving, अपने जीवन को मूविंग रखने के बारे में, चलायमान रखने के बारे में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हमने ऑल एक्टिविटीज को यदि सस्पेंड नहीं किया, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. कहता है शायद ए ह्यूज साइलेंस, एक जो बड़ी खामोशी होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स. क्योंकि huge silence हो जाएगी, no one will be doing any work, no one will be speaking, no machine will be turned on. तो क्या होगा? There will be a big silence, एक बड़ी खामोशी होगी, और उस खामोशी में we will be introspecting ourselves, हम अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे. माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और वो इंट्रोस्पेक्शन क्या करेगा? माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हमारी ये जो दुख है, हमारी सैडनेस है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें अपने आप के बारे में समझ नहीं आ रहा, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, मीन्स देयर इज नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और अपने आप को हम डरा रहे हैं डेथ के फियर से, डेथ के भय से. तो वो इंट्रोस्पेक्शन इस खामोशी को तोड़ देगा. दैट विल गिव द क्लू, that will resolve this problem. अब हम क्या कर रहे हैं कि जो अपने एडवांसमेंट के बारे में, हम वी आर फोकस्ड ऑन आवर एडवांसमेंट एंड अपनी प्रोग्रेस के बारे में, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, वी हैव फॉरगॉटन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस, हम भूल चुके हैं अपने जो एक्शंस हैं उनके परिणामों के बारे में. और इसमें क्या होता है? ऑफन we do not understand ourselves, and this results in a profound depression which tempt us to take our own life. कि हम प्राय भूल जाते हैं अपने आप को, इसका रिजल्ट ये होता है कि हम एक बहुत गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो हमें टेम्प्ट करता है कि हम अपना ही जीवन ले लें, मीन्स सुसाइड कर लें. तो यहाँ पे पोएट चाहता है, द पोएट वांट्स अस टू स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड लिसन टू आवर इनर वॉइस, कि हम अपनी आंतरिक आवाज को सुने. The poet says that stillness is required in order to understand each other and to maintain the balance that should exist between man and nature. Poet चाहता है, poet कहता है कि stillness is required, इसमें stillness की जरूरत है ताकि हम अपने एक दूसरे को समझ सकें, और ये जो बैलेंस है
उसको मेंटेन कर सकें, कायम रख सकें, दैट शुड एग्जिस्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, जो इंसान और नेचर के बीच होना चाहिए. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. और शायद जो अर्थ है, द अर्थ, शायद अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें ये चीज सिखा सकती है. एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यहाँ पे पोएट कहता है कि द अर्थ टीचेस अस ए वैल्यूएबल लेसन. और वो वैल्यूएबल लेसन क्या है कि इन विंटर सीजन there is apparent stillness on the surface of the earth. The surface is bare and still, but in the soil underneath, the roots of a new plant are spreading. उस सरफेस जो कि बेयर लगता है, बिल्कुल ही वहां पे कोई भी वनस्पति वेजिटेशन कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और बिल्कुल शांत है, स्थिर है, लेकिन जमीन के नीचे किसी नए पौधे की जो जड़ें हैं वो फैल रही हैं. द अर्थ नर्चर्स एंड प्रोटेक्ट्स दिस न्यू लाइफ. द अर्थ नर्चर्स एंड प्रोटेक्ट्स दिस न्यू लाइफ वेटिंग फॉर द राइट टाइम. पृथ्वी क्या करती है, पोषण देती है और प्रोटेक्ट करती है इस नए जीवन को, उस पौधे की जो रूट्स हैं, उस पौधे के जीवन को प्रोटेक्ट करती है, नर्चर करती है, जो राइट टाइम का इंतजार कर रहा है बाहर आने के लिए. और दैट राइट टाइम इज व्हाट, स्प्रिंग, when the new plant will blossom and bloom. जब नए जो पौधा होगा वो खिलेगा और बाहर निकलेगा. and in the last two line here, in now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. in the last two lines the poet is ready to leave. वो जाने के लिए तैयार है. as he has now convinced his readers, क्योंकि वह अपने पाठकों को ये कन्विंस कर चुका है किसके बारे में, द नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन की क्या नेसेसिटी है, क्या जरूरत है. एंड थिंक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, और सोचें वे अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, कि वे क्या कर रहे हैं. दस ही टेल्स देम टू काउंट टू 12 एंड ही वुड गो. और वो चाहता है अब इस प्रकार से वो उनको बता रहा है कि अब 12 तक गिनती गिन रहा हूं मैं और मैं फिर चला जाऊंगा. टू टेक माई कोर्स अहेड, किसी आगे जाके किसी और को ये चीजें बताऊंगा. एंड नाउ यू हैव क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, आप अपना क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें. सो अब इसमें हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की, पोएटिक डिवाइसेस. तो पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज की गई है, वो फर्स्ट है आयरनी. आयरनी हेयर इन ग्रीन वॉर्स. ग्रीन वॉर्स green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors left. Till here we have what, irony. We have irony. irony कैसे है इसमें, हम यहाँ पे विक्ट्री की बात कर रहे हैं, जबकि जो वॉर्स होती हैं उनमें कोई विक्ट्री नहीं होती है. एज इन दीज वॉर्स देर आर काउंटलेस मैन डाई ड्यूरिंग दीज वॉर्स. इनमें अनगिनत लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो विक्ट्री यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. विक्ट्री है ही नहीं, जहाँ पे डेथ है वहाँ विक्ट्री नहीं है. सो इन दिस वे देर इज आयरनी. नेक्स्ट है मेटाफोर. मेटाफोर हमने यूज किया है पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. जो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स है यहाँ पे हमने मेटाफोर यूज किया है. मेटाफोर इन द सेंस, यहाँ पे पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब जस्ट नॉट वियरिंग क्लीन क्लोथ्स नहीं है,
but its meaning is that to cleanse himself and eradicate all feelings of hatred, anger and destruction. कि हम क्या करेंगे, अपने आप को साफ करेंगे और इरेडिकेट कर देंगे जो फीलिंग्स हैं घृणा की, गुस्से की और विनाश की, डिस्ट्रक्शन. So here, in that sense, put on clean clothes, this phrase has been used. Then in the shade, next है in the shade. यहाँ पे shade, it is not just the shade of trees, but it is the shade that शेड वैसे तो हमें हॉट सन से बचाती है, बट दैट शेड हैज बीन कंपेयर टू मैन सिटिंग कामली एंड पीसफुली एज ब्रदर्स. ये जो इंसान है वो बैठे हुए हैं शांति से, बड़े सेटिस्फाइड मैनर में, बड़े पीसफुल मैनर में, भाई भाई की तरह बैठे हुए हैं. So there is metaphor. Then there is repetition. Repetition में हम यहाँ पे यूज किया है रिपीटिशन. लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. सो इन लेट्स जो बार बार हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज रिपीटिशन. और ये रिपीटिशन क्यों कर रहा है पोएट? टू स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट की नेसेसिटी को स्ट्रेस करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए, जोर देने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहा है. एंड स्टिल टुगेदर, टू स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल टुगेदर, कि हम सभी साथ में क्या करें, चुप हो जाएं और स्थिर हो जाएं. टू बिल्ड ए कनेक्शन बिटवीन द पोएट एंड द रीडर. वो चाहता है कि आप एक कनेक्शन बना लो, कभी अपने बीच और अपने रीडर के बीच कनेक्शन बनाना चाहता है. देन सिंबल यूज किए गए हैं इसमें. सिंबल, फर्स्ट सिंबल इज काउंट टू 12. काउंट टू 12 ये जो सिंबल है, ये इट रेफर्स टू द पासेज ऑफ टाइम. जो समय बीतना है उसको रेफर करता है. दैट इज 12 मार्किंग ऑन ए क्लॉक, 12 months in a year और 12 hours of a day. Then इसमें यूज किया गया fisherman in the cold sea. Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. यहाँ पे symbol यूज किया गया है. Symbol, man is hurting his hands and the environment as well as harming himself. कि यहाँ पे इस पूरे स्टेंजा का मतलब क्या है, यहाँ पे ये किसका सिंबल है कि इंसान जो है वो अपने हाथों को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है और इसी के साथ साथ अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है. ही इज हार्मिंग हिमसेल्फ. सो यहाँ पे हमने सिंबल देखा है इस पोएम में. अब इसमें एक यूफेमिज्म प्रयोग की गई है. यूफेमिज्म क्या होती है? एक वर्ड या फ्रेज यूज की जाती है इन प्लेस ऑफ ए टर्म दैट माइट बी कंसीडर्ड टू डायरेक्ट, हार्श और अनप्लेजेंट. जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हम सीधे ये कहने के बजाय द सो एंड सो पर्सन डाइड, इसको कहने के बजाय हम ये कहें दैट पर्सन इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में नहीं रहा अब. तो वो कहना कहीं ज़्यादा बेटर होता है. सो इस तरह से पोलाइट वे में कुछ सॉफ्ट वर्ड्स का यूज करके कुछ हार्श रियलिटी को कन्वे करना ही यूफेमिज्म कहलाता है. सो यहाँ पे नो ट्रक विद डेथ, नो ट्रक विद डेथ, आई वांट नो ट्रक विद डेथ. यहाँ पे जो मीनिंग है इसका, टू रिफ्यूज टू एसोसिएट विद डेथ. वो चाहता है, मैं पोएट चाहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप एसोसिएट कर लो, अपने आप को संबंधित कर लो डेथ से. ही वॉन्ट्स अस नॉट टू एसोसिएट विद डेथ. सो यहाँ पे यूफेमिज्म का प्रयोग किया गया है. और इससे पहले हमने
लास्ट टाइम डिस्कस किया था व्हाट आर्म्स। आर्म्स में हमने इस्तेमाल किया था पन। हियर वी आर्म्स इट मीन्स हैंड एज वेल एज वेपन्स। तो यहाँ पे हियर इज पन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम and the poetic devices used in this poem you have understood. We have discussed all these things. So आपको ये पोएम प्रिपेयर करनी है। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा इसके क्वेश्चन आंसर। बाय बाय।